स्टूडेंट्स, ये सेकेंड ईयर बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर का क्लास है, जिसका नाम है पेपर का सामाजिक मानव शास्त्र या सोशल एंथ्रोपोलॉजी। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, क्योंकि जो एंथ्रोपोलॉजी विषय है वो आदिम समाजों और ट्राइब्स के बारे में है। तो आज हम समझेंगे कि ट्राइब्स कौन हैं। जनजाति शब्द या ट्राइब को अगर परिभाषित करना हम चाहें तो अलग अलग मानव शास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से इसको परिभाषित किया है। हम एक फेमस भारतीय समाजशास्त्री मजूमदार की बात करेंगे, जिन्होंने अपनी बुक रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया में जनजाति को परिभाषित किया है। वो कहते हैं कि एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन होता है, जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, समान भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं और पारस्परिक दायित्वों की एक सुविकसित व्यवस्था को मानते हैं। इस परिभाषा को यदि हम समझने की कोशिश करें तो मजूमदार कहते हैं कि जनजाति एक छोटा समूह है जो परिवार और परिवारों के समूह का संकलन होता है। और फिर वो ये मानते हैं कि ये इसका अपना एक कोई निश्चित नाम ज़रूर होता है। सामान्यतः जनजातियों में उनके नाम पूर्वजों या टोटम आदि के आधार पर होते हैं, या टोटम को हम आगे पढ़ेंगे कि किसी भी ऐसी पवित्र जीवित वस्तु या निर्जीव वस्तु से तात्पर्य है जिससे कि वो अपनी उत्पत्ति को मानते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण जो परिभाषा है ट्राइब्स को समझने के लिए, जो महत्वपूर्ण विशेषता है, मजूमदार कहते हैं कि जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं। निश्चित भूभाग से मतलब है कि जनजातियों के अपने भ्रमण का या एक निवास का निश्चित डायमीटर या निश्चित परिधि होती है। उस निश्चित क्षेत्र से या उस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से बाहर ये अपना प्रवास या गमन सामान्यतः नहीं करती हैं। इसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण तत्व है जनजाति को परिभाषित करने के लिए, उनकी अपनी एक निश्चित भाषा होती है, या जनजाति की अपनी एक जनजाति की समान भाषा होती है। विवाह, व्यवसाय, उद्योग के विषय में निषेधात्मक नियम होते हैं, यानी कि सख्त नियम होते हैं एक जनजाति में कि एक समूह या व्यक्ति किसी दूसरे समूह या व्यक्ति से किससे विवाह कर सकता है, कौन सा व्यवसाय कर सकता है और किस किस तरह के उद्योग वो सरल हो सकते हैं। उद्योग प्रकृति आधारित सामान्यतः उद्योग होते हैं जनजातियों के, उन सब के बारे में है। उनका प्रशिक्षण, शिक्षण, संपादन के बारे में उसके निषेधात्मक और निर्धारित नियम होते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात जनजातियों के बारे में कि जनजातियां पारस्परिक दायित्वों की एक सुविकसित व्यवस्था को मानती हैं। यानी आगे हम पढ़ेंगे विस्तार से कि जनजातियां प्रमुख रूप से नातेदारी के आधार पर एक दूसरे से संबंधित अपने कर्तव्यों का निर्वाह करती हैं। तो संक्षेप में ये एक आत्मनिर्भर समूह है जो अपनी एक निश्चित परिधि में रहता है और अपनी एक निर्धारित संस्कृति के साथ अपने समूह को बनाए रखता है। एक और परिभाषा से हम ट्राइब्स को समझने की कोशिश करेंगे। परिभाषित किया है होबल ने, उनकी बुक है मैन इन प्रिमिटिव वर्ल्ड। ये पुस्तक है, ध्यान रखने योग्य नाम है। होबल ने कहा है अपनी पुस्तक में कि एक जनजाति एक सामाजिक समूह है जो एक विशेष भाषा बोलता है तथा एक विशेष संस्कृति रखता है, जो उन्हें दूसरे जनजाति समूह से पृथक करती है। यह अनिवार्य रूप से राजनीतिक संगठन नहीं है। तो होबल परिभाषित करते हैं कि ये एक सामाजिक समूह ही है जो अपनी एक ख़ास तरह की भाषा बोलता है, जो अन्य जनजातियों से भिन्न होती है,
एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जनजाति के बारे में कि इसकी अपनी एक विशेष संस्कृति होती है। फिर वो अगली बात कहते हैं कि ये जो हॉबल के अनुसार जो जनजाति है वो एक विशेष समूह होता है, और विशेष समूह का मतलब है कि वह दूसरी जनजातियों से अलग किया जा सकता है। किस आधार पर हमने बात की थी? विशेष संस्कृति के आधार पर। यह अनिवार्य रूप से राजनीतिक संगठन नहीं है, यानी कि ये कोई पॉलिटिकल ग्रुप नहीं होता, बल्कि ये एक अपना इंडिपेंडेंट समूह होता है, अपने तरीके से और नियमों से अपने समूह को संचालित करता है। फिर हम एक और परिभाषाओं के आधार पर हमने ट्राइब की अवधारणा को समझा। जब जनजाति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और जनजातियों को वर्तमान समय में समझने और विकास के संदर्भ में जब बात होती है, तो एक और शब्द का प्रयोग किया जाता है, अनुसूचित जनजाति। हम यहाँ संक्षेप में सिर्फ शब्द को ही समझेंगे। अनुसूचित जनजाति जो शब्द है वो संवैधानिक संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 342 के खंड 1 के में जब राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से किसी जनजाति या जनजाति समुदाय या उसके अंदर भी जो उप जनजातीय जो समूह होते हैं उनको वो एक विशिष्ट सूची में घोषित करें। ये सारी घोषणाओं का मतलब है कि ये कैसे निर्धारण हो कि संवैधानिक सुविधाएं और विकास के अवसर किन जनजातियों को मिलेंगे। तो अभी संक्षेप में इतना ही समझें कि एसटी शब्द या अनुसूचित जनजाति शब्द संवैधानिक रूप से एक अनुच्छेद 342 के खंड 1 के अनुसार सार्वजनिक रूप से घोषित जनजातियों का एक अनुसूची है या लिस्ट है। सिर्फ उस लिस्ट में जो शामिल जनजातियां हैं उनको एसटीज़ कहा जाता है। ये जो नंबर ऑफ़ एसटीज़ हैं ये कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, घटाए जा सकते हैं उस लिस्ट में, और उसमें एडिशन भी होता रहता है। थैंक यू।